नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 9 बजे। मैं हूं आकाश सोनी। बेंगलुरु में कल से बीजेपी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक के एजेंडे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप साफ नजर आ रही है। इस बार कार्यकारिणी का समापन भाषण भी मोदी ही देंगे। ये अब तक तय नहीं है कि वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बोलेंगे भी या नहीं। अब तक कार्यकारिणी का समापन अटल और आडवाणी जैसे नेताओं के भाषण से होता रहा है, लेकिन लगता है कि मार्गदर्शक आडवाणी इस बार शायद सिर्फ दर्शक रह जाएं, मार्गदर्शक से मात्र दर्शक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की पहली कार्यकारिणी। बेंगलुरु में पार्टी के दिग्गजों का जमावड़ा हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री भी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बता रही बीजेपी के आगे चुनौतियां और लक्ष्य दोनों बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली पहली सरकार 10 महीने पूरे कर चुकी है और अब वक्त है उसके कामकाज के मूल्यांकन का। कार्यकारिणी में पार्टी का पूरा फोकस 10 महीने की कामयाबियों पर ही होगा। अमित शाह जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के अजीब उत्साह है और विशेषकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति यहाँ पर एक बहुत ही प्रभावी उसका असर रहने वाला है। गुरुवार के मंथन के बाद पार्टी ने जो एजेंडा तय किया है उसके मुताबिक 3 अप्रैल को सुबह 10 बजे कार्यकारिणी की बैठक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण से शुरू होगी। पहला प्रस्ताव विदेश नीति पर आएगा, जिसमें पीएम मोदी की कामयाब विदेश यात्राओं का जिक्र होगा। इसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए नेताओं को भूमि अधिग्रहण बिल की खूबियां बताई जाएंगी। नेताओं को कहा जाएगा कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर बताएं कि बिल किसान विरोधी नहीं है। राज्यों से आए पदाधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी, खासतौर पर उनसे जहां चुनाव होने हैं। इस वक्त ज्यादा ध्यान बिहार पर है, जहां दिल्ली की नाकामी के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। सामूहिक नेतृत्व की इस वक्त सख्त आवश्यकता है और सामूहिक नेतृत्व का फैसला सामूहिक नेतृत्व दिल्ली का करेगा और दिल्ली का सामूहिक नेतृत्व करेगा। उसमें भी जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे जादूगर नेता हैं, सबसे डैशिंग, सबसे डायनेमिक हैं, वो नरेंद्र मोदी करेंगे। बेंगलुरु में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के पीछे एक सोच और भी है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी दक्षिण में अपना असर बढ़ाना चाहती है। गौरतलब है कि कर्नाटक में कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही उसकी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की शाम बेंगलुरु के नेशनल लॉ कॉलेज में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बार कार्यकारिणी का समापन नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा। इससे पहले कार्यकारिणी का समापन वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के भाषण से होता था। उससे पहले जब तक अटल बिहारी वाजपेयी स्वस्थ थे, कार्यकारिणी का समापन उनके ही भाषण से होता था। पार्टी भी अपने इस मार्गदर्शक की भूमिका पर खुलकर नहीं बोल रही। जहां तक हमारे वरिष्ठ नेताओं के संबोधन का सवाल है, तो 2 दिन जब बैठक होगी उसमें सब वरिष्ठ लोग जो बैठक में शामिल होते हैं, सब लोग मंच पर जाकर संबोधित भी करते हैं, सुझाव भी देते हैं। सबका साथ मिलेगा और सबका आशीर्वाद मिलेगा। कार्यकारिणी के आखिरी दिन 4 अप्रैल को राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, लेकिन वहां भी वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के ही भाषण होने की बात कही जा रही है। ऐसे में लगता तो यही है कि मार्गदर्शक आडवाणी कहीं मात्र दर्शक बनकर न रह जाएं। बीजेपी का कहना है कि वो वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेती रहेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो वक्ताओं की फेहरिस्त में लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या पार्टी का मार्गदर्शक मंडल सिर्फ नाम का रह गया है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमिताभ सिन्हा, बेंगलुरु, IBN 7। लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार कांग्रेस में एक नया जोश नजर आ रहा है। पार्टी की सर्वे सर्वा पर जब आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए तो कांग्रेसियों का गुस्सा होना लाजमी भी है। इस बीच मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट ने गिरिराज सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। किस तरह आज दिन भर देश कांग्रेस के गुस्से का गवाह बना, इस खास रिपोर्ट में देखिए।
सोनिया पर एक बयान और एक्शन में कांग्रेस। बेजान कांग्रेस में गिरिराज के एक विवादास्पद बयान ने किस तरह जान फूंक दी, ये तस्वीरें उसकी मिसाल है। हमारे लोगों पर लाठी चार्ज करी गई, हम यहाँ शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनर्गल बयान के विरोध के लिए जब कांग्रेसियों का जत्था उनके घर की तरफ बढ़ा तो खाकीदारी ये भूल गए कि लोकतंत्र में विरोध जताने और शांति प्रदर्शन के लिए लब आजाद है। आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद कार्यकर्ताओं का धरने पर बैठना मानो गुनाह हो गया। सो ठीक से खबर ली गई और गिरफ्तार कर बसों में लाद कर कहीं दूर पटक दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध का जैसा जज्बा दिल्ली में दिखा, कुछ वैसा ही देश के बाकी हिस्सों में भी। मुंबई में संजय निरुपम के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन हुआ, तो पटना, हैदराबाद समेत कई दूसरी जगहों पर भी। दिल्ली में तो कांग्रेसियों के एक दल ने वीपी हाउस के बाहर गिरिराज के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मीडिया ने जब पूछा तो सोनिया ने पूरे मामले पर सधा बयान दिया। मैम, गिरिराज सिंह का जो है, गिरिराज सिंह ने जो आपके बारे में रिमार्क किया, हाउ वुड यू लाइक टू रिएक्ट? क्या कहा उन्होंने? वेरी रेसिस्ट रिमार्क। अरे देखिए, मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यही मेरा जवाब है। बड़े बड़े नेता जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, उन्होंने मीडिया को बयान दिया। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत अब सोचना पड़ेगा कि उनको क्या इस तरह के लोग जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं उनको जो है अभी भी अपनी कैबिनेट में रखना चाहते हैं। वैसे तो उनकी कार्यगुजारियां पूरी सरकार के सामने जाहिर हैं इस सरकार की, लेकिन इस तरह के विक्षिप्त मानसिकता के लोग अगर रहेंगे तो आने वाले कल में 5 साल के अंदर देश को बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। असल में गिरिराज सिंह ने एक बयान में सोनिया गांधी के खिलाफ अपमानजनक प्रदर्शन किया था। उन्होंने जो कुछ कहा था उसे नस्ली तो माना ही जा रहा है, साथ ही महिलाओं की गरिमा के खिलाफ भी माना जा रहा है। क्योंकि मामला सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, सो सत्ता जाने के बाद पार्टी की गतिविधियों से गायब रहने वाले कपिल सिब्बल का ट्वीट भी टन से आ गया। कपिल सिब्बल ने लिखा, मोदी राज में गिरिराज, क्या यही है वादे के मुताबिक स्वराज? विवाद बढ़ने के बाद गिरिराज सिंह ने माफी मांगने की बजाय खेद जताकर अपना काम खत्म कर दिया और बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया, खेद के बाद मामला खत्म। लेकिन क्या ये इतने भर का मामला है? क्या महिलाओं को लेकर बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे नजरिए को जायज ठहराया जा सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या हो न्यूनतम कार्रवाई? जवाब किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कांग्रेस लग रहा है राहुल गांधी के लौटने का एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, वो ये भी कोशिश कर रही हैं कि किसानों के जरिए वो एक नई जमीन तलाशे और जो खोई जमीन है उसको भी वापस पाएं। उन्होंने आज मध्य प्रदेश का दौरा किया। सोनिया ने नीमच और मनासा में किसानों से मुलाकात की। ये वो इलाके हैं जहां पिछले दिनों बेमौसम बरसात और ओले गिरने की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इन इलाकों में कई किसान आत्महत्या तक कर चुके हैं। सोनिया गांधी ने किसानों के बीच जाकर उनकी तकलीफें जानी, भरोसा दिलाया कि वो उनके संघर्ष की लड़ाई में साथ हैं। सोनिया गांधी इससे पहले राजस्थान और हरियाणा का भी दौरा कर चुकी है और वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। आगे जाने के लिए ये लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि हम क्या करें, किस तरीके से हम आगे जाएं। मैडम, आपके दौरे से किस प्रकार से फायदा होगा? तो मैंने हम लोगों को समझाया, हम लोग तो सरकार में नहीं हैं, फिर भी हम लोग किसानों के प्रति, किसानों के हितों, किसानों के हकों के प्रति संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। ये सब तब जब कांग्रेस के सूत्र IBN 7 को बता रहे हैं कि राहुल गांधी 12 अप्रैल तक वापस आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि 19 अप्रैल को कांग्रेस बीजेपी सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ किसान रैली करने जा रही है
और कांग्रेसी खेमे से ये संकेत भी आ रहे हैं कि राहुल गांधी इस रैली में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 16 फरवरी से छुट्टी पर है। मध्य प्रदेश के दौरे पर सोनिया गांधी ने भी ये इशारा किया कि राहुल गांधी जल्द ही वापसी करने वाले हैं। राहुल गांधी जल्दी आएंगे वापस और सभी लोगों के बीच में भी। अब बात हरियाणा के आईएएस ऑफिसर डॉक्टर अशोक खेमका की, जिनका एक बार फिर तबादला हो गया है। शायद खट्टर सरकार को भी अशोक खेमका रास नहीं आए, इसीलिए 4 महीने के अंदर ही उन्हें परिवहन विभाग से हटाकर पुरातत्व विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस फैसले के बाद खेमका बेहद दुखी है, जबकि खट्टर सरकार इसे रूटीन ट्रांसफर करार दे रही, लेकिन सरकार के अंदर भी मतभेद हैं। बीजेपी को भी खटके खेमका, फिर हुआ अशोक खेमका का ट्रांसफर। सियासत बदल गई, सरकार बदल गई, मुद्दे बदल गए, मगर आईएएस अफसर अशोक खेमका की तकदीर नहीं बदली। 24 बरस की नौकरी में अशोक खेमका का 46वां ट्रांसफर भी हो गया है। अब तक हरियाणा में परिवहन विभाग के आयुक्त की भूमिका निभा रहे खेमका को अब पुरातत्व संग्रहालय विभाग के डीजी का पद दिया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अशोक खेमका ने ट्विटर पर लिखा, अनगिनत बाधाओं और सीमाओं के बावजूद ट्रांसपोर्ट में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जो हुआ है वो दर्दनाक है। हरियाणा सरकार के मुताबिक ये तबादला रूटीन ट्रांसफर है और इसका किसी भी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी अधिकारी का आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो सरकार को जहाँ आवश्यकता होती है वहीं हर एक अधिकारी को लगाया जाता। हमारी आवश्यकता उस हिसाब से जैसी है वैसा हमने लगाया। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि 26 तारीख को खेमका ने सीएजी रिपोर्ट पर कुछ ट्वीट्स किए थे, एकला चलोरे की बात कही थी और एक हफ्ते बाद ही उन्हें ट्रांसफर ऑर्डर दे दिए गए। खैर, जानकारों की नजर में इस ट्रांसफर की कई वजह हो सकती हैं। परिवहन विभाग में रहते हुए खेमका ने वाहनों की ओवरलोडिंग पर काफी सख्ती बरती थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कई फैसलों पर खेमका और हरियाणा के परिवहन मंत्री के बीच तकरार भी है। हालांकि इस फैसले के बाद कई मंत्री अशोक खेमका के साथ भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने ही रॉबर्ट वाड्रा का सारा मामला उठाया। मैं तब से इनका साथ दे रहा हूं और मैं कल भी साथ था, आज भी साथ हूं, कल भी साथ दूंगा। और मैं कि क्यों तबादला हुआ है इसके बारे में मुख्यमंत्री से मिलकर बात करूंगा। खेमका के तबादले ने पूरी सियासत को फिर हवा दे दी है। इस फैसले पर कांग्रेस अब बीजेपी से जवाब मांग रही है। यही भारतीय जनता पार्टी जो पहले खेमका को हीरो बनाए हुए थी, खेमका जी को महामंडित किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अब उन्हें क्यों तबादला कर दिया गया? वहीं आम आदमी पार्टी को भी मुफ्त का मुद्दा मिल चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स वहीं की वहीं रहती है। ईमानदार लोगों के साथ वही सलूक किया जाता है। हुड्डा सरकार में रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदे पर खुलासा करने वाले खेमका कभी बीजेपी का बड़ा मुद्दा थे। उनके तबादलों पर बीजेपी हरियाणा से दिल्ली तक जवाब मांगती थी, मगर अब बीजेपी की सरकार ने ही 4 महीने में खेमका को तबादले का पेपर थमा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आम आदमी पार्टी में योगेंद्र और प्रशांत भूषण समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पार्टी के आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाए जाने का विरोध करने पर राकेश सिन्हा को भी कार्यकारिणी से निलंबित कर दिया गया है। उधर विरोधी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एकमात्र महिला सदस्य क्रिस्टीना सामी के इस्तीफे पर चुटकी ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आंतरिक लोकपाल एडमिरल रामदास को हटाए जाने के विरोध में बयानबाजी करने वाले राकेश सिन्हा निलंबित कर दिए गए हैं। उनके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और रुहेलखंड जोन के संयोजक विशाल शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया है। उनका सस्पेंशन किया गया है, उनको हटाया नहीं गया, उनको सस्पेंशन किया गया टिल डिसिप्लिनरी एक्शंस आर कंप्लीटेड एंड प्रोसीडिंग्स आर कंप्लीटेड। वो जो भी नेशनल काउंसिल के बाद जो भी मीडिया में जाके उन्होंने किया है उसके ऊपर हमें कंप्लेंट मिली थी, तो उस कंप्लेंट को एनी में डिस्कस किया गया, एनी की मीटिंग में, और वहां पे ये डिसीजन लिया गया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एकमात्र महिला सदस्य क्रिस्टीना सामी ने भी बुधवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी उनके इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं कर सकी है। उनके इस्तीफे पर योगेंद्र प्रशांत के साथ निकाले गए प्रोफेसर आनंद कुमार ने ट्वीट कर कहा कि क्रिस्टीना के जाने से आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तरह से लड़कों का क्लब बन गई है। उनका इस्तीफा पार्टी के लिए बुरी खबर है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है। आप पार्टी में जो आखिरी महिला रह गई थी वो भी इस्तीफा देकर के चली गई,
मैं समझता हूं कि आप पार्टी को अपनी तमाम कामों पर और अपने तमाम झगड़ों पर और अपने तमाम रवैये पर गौर करना चाहिए। दरअसल योगेंद्र और प्रशांत भूषण के खिलाफ कार्रवाई के बाद से पार्टी में घमासान मचा है। इन दोनों नेताओं ने 14 अप्रैल को अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। तब तक उठापटक का ये दौर जारी रहने की आशंका है। दो फाड़ में बढ़ चुके आम आदमी पार्टी में उथल पुथल का दौर लगातार जारी है। ऐसे में सबकी नजरें इस पर रहेंगी कि आने वाले दिनों में और किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको चुपके से पार्टी मनाकर अपने खेमे में ला चुकी है। कैमरा पर्सन विमल कुमार और विक्रांत यादव के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। इस्लाम में जारी कुरीतियों पर सवाल खड़े करने वाले कोलकाता के एक मदरसे के हेडमास्टर मासूम अख्तर पर जानलेवा हमले के 7 दिन बाद भी अभी तक उन पर हमला करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्कूल में घुसकर हमलावरों ने उन्हें पुलिस की मौजूदगी में जख्मी किया था और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में धमकियां भी दी थी। उसके बावजूद इन हमलावरों पर कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक जान की धमकियां हालांकि मासूम अख्तर को दी गई हैं, पर सरकार ने उसे कोई सुरक्षा नहीं दी है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ यही सलूक किया जाएगा? ये है मासूम अख्तर। पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ। कई दिनों तक अस्पताल में इलाज करवाने और खामोशी से जिंदगी बिताने वाले शख्स ने जब आपबीती बयां की तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तमाम दावों पर सवाल खड़े हो गए। सबसे पहले IBN 7 ने आपको ये बताया कि किस तरह से उनको स्कूल में घेर कर मारपीट की गई। मासूम अख्तर अब भी खौफ में है। केस दर्ज होने के बावजूद हमलावरों की गिरफ्तारियां तो दूर, उनको अब भी धमकियां मिल रही हैं। संविधान को जो राइट दिया हम लोग का, वो राइट को इम्प्लीमेंट करने के अगर तकलीफ हो जाएगा तो ये देश ये राज्य तो अच्छे नहीं चलेगा ना। हम लोग जो राइट थिंकिंग पीपल है हम लोग तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग को प्रोटेक्शन कौन देगा? सरकार देगा। ये हमारा अपील है सरकार के पास, वो लोग कुछ सोचेगा। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी को कायम रखने के लिए IT एक्ट की धारा 66A को रद्द कर देता है, वहीं दूसरी ओर एक शिक्षक पर लेख लिखने के लिए हमला होता है। केस दर्ज होता है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। धर्म के नाम पर खुलेआम हिंसा का खेल खेला जाता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन खामोश रहते हैं। मासूम अख्तर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कट्टरता बढ़ रही है। जो फैनाटिक जो ग्रुप है वो इंक्रीज कर रहा है, डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया में नहीं, गोटा पूरा वर्ल्ड में चल रहा है। बंगाल गवर्नमेंट की रॉन्ग मैसेज, इस्लाम का बारे में रॉन्ग मैसेज आ रहा है पूरा वर्ल्ड में। ये बंद होना चाहिए। अख्तर इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार भी लगाने जा रहे हैं। दरअसल अख्तर ने पर्दवान धमाकों पर एक आर्टिकल में लिखा था कि अगर कोई मदरसा दोषी है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पिछले साल उन्होंने एक अखबार में करबला की लड़ाई को ऐतिहासिकता के साथ सामने रखा था, लेकिन फिर भी सवाल वही है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक कार्टून बनाने वाले को आनन फानन में गिरफ्तार करने वाली कोलकाता पुलिस खामोश क्यों है? क्या इसके पीछे सियासत की कोई मजबूरी तो नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। वैसे काजी मासूम अख्तर का कहना है कि उन्हें अभी भी आशा है कि ममता सरकार उन्हें जल्द ही सुरक्षा देगी, लेकिन 5 दिन से तो ये नहीं हो सका है। अब बात एक फर्जी IAS ऑफिसर की। देश की जानी मानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में फर्जी तरीके से रहने वाली एक महिला की कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी है। रूबी चौधरी नाम की यह महिला अब मीडिया के सामने आई है और रूबी का कहना है कि अकेडमी के ही एक बड़े अधिकारी सौरभ जैन ने उसे नौकरी का झांसा देकर वहां रुकवाया था। उसी अधिकारी ने रूबी को SDM का फर्जी कार्ड दिया था, लेकिन सौरभ जैन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते और ये दावा कर रहे हैं कि वो रूबी पर मानहानि का केस करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी के अधिकारी जिस फर्जी महिला IAS अफसर को फरार बताते रहे, वो अब मीडिया के सामने है और ये आरोप लगा रही है कि उसे लाइब्रेरी में नौकरी का झांसा देकर एक अधिकारी ने ही अकेडमी में रुकवाया था। रहने के लिए गार्ड का कमरा भी दिया था, लेकिन भंडाफोड़ हुआ तो वो अधिकारी पलट गया।
सौरभ जैन सर ने ये कह के रखा था कि मैडम आप मुझे 20 लाख रुपए दे देना, मैं आपको डीडी की पोस्ट पे रख लूंगा। वहां मुझे एक एप्लीकेशन बाकायदा फॉरवर्ड करके दी देव सिंह गार्ड के यहाँ रहने के लिए, उसने मुझे उसी एप्लीकेशन के बेस पे वहां रखा। और उसके बावजूद मतलब हर चीज को एकेडमी कैसे झुटला रही है, हर चीज को कैसे झुटला रही। और एसडीएम का जो कार्ड इशू किया वो भी सौरभ जैन सर ने किया, उसे फर्जी फर्जी कैसे कहा जा रहा। रूबी का परिवार भी इस पूरी घटना से हैरान है। अगर वह फर्जी होती तो पहले क्यों रखते वहाँ? कोई साजिश दिख रही है, ऐसे जिस तरह उसे दबाया जा रहा है। उधर एकेडमी ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनके मुताबिक ये मामला सिर्फ सुरक्षा में सेंध का है। एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए IBN 7 के भेजे ईमेल में कहा है, मैं सभी आरोपों से इनकार करता हूँ, मैं इस पर कानून की मदद लूंगा और मानहानि का केस करूंगा। अपनी सफाई में सौरभ जैन ने रूबी के शहर मुजफ्फरनगर के DM की जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। अगर इसमें उनकी भी कोई संलिप्तता पाई जाती है किसी भी स्तर के एकेडमी के कर्मचारी की या अधिकारी की, तो फिर उनके विरुद्ध भी जो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाएगी। अकेडमी के सूत्रों की माने तो रूबी चौधरी पहले भी कुछ ऐसी ही करतूत कर चुकी है। कहा जा रहा है कि कुछ वक्त पहले वो नैनीताल की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एकेडमी में भी फर्जी नाम से रह चुकी है। अब सरकार दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कर रही है। इसकी गहराई से जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाए। रूबी के आरोप और एकेडमी की सफाई के बीच सच फंस कर रह गया है, लेकिन उम्मीद है जांच के बाद रूबी का रहस्य सामने आ जाएगा। पवन लाल चंद्र, देहरादून, IBN 7। और अब बात सुरेश रैना की, टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जो शुक्रवार को अपनी जिंदगी की दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। रैना मेरठ की प्रियंका के साथ शादी करने वाले हैं और इस शादी में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है। हाँ, उम्मीद ये जरूर है कि रैना की शादी में क्रिकेट टीम के बड़े स्टार जरूर नजर आएंगे। तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है, वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है, शुभ मंगल सावधान। ये सहरा बांध के मैं तो आया रे, डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे। कल तक टीम इंडिया के बैचलर्स की लिस्ट में शामिल होने वाले सुरेश रैना अब मेरठ की प्रियंका के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के 5 सितारा होटल में रैना की शादी की सारी तैयारियां की गई हैं। शादी के कार्यक्रम को काफी निजी रखते हुए बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, लेकिन IBN 7 के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक रैना की शादी में टीम इंडिया के कप्तान धोनी, टीम इंडिया के उप कप्तान विराट कोहली, उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ चेन्नई टीम के कई खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। वहीं टीम इंडिया के लगभग सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है। IBN 7 के पास ये भी जानकारी है कि BCCI के सारे बड़े अधिकारियों के साथ ICC चेयरमैन A श्रीनिवासन भी शादी में मौजूद होंगे, जबकि फिल्म जगत से कुछ बड़ी हस्तियां भी रैना की शादी में शामिल हो सकती हैं। शादी के पूरे कार्यक्रम के दौरान मीडिया से दूरी बनाई गई है। शादी से पहले सगाई और मेहंदी का कार्यक्रम भी काफी गुपचुप तरीके से किया गया, लेकिन मीडिया के कैमरे से रैना और उनकी दुल्हन खुद को नहीं छिपा पाई। वर्ल्ड कप में जैसे ही रैना के बल्ले से शतक निकला था, उसी दिन रैना की शादी पर भी मोहर लग गई थी। ये खबर आग की तरह फैली कि रैना को उनकी रानी मिल चुकी है और वो जल्द ही शादी के रिश्ते में बंधेंगे। तो चलिए, अब वो दिन आ भी गया है। कल तक लड़कियों के बीच काफी क्रेज रखने वाले रैना पर अब प्रियंका का हुक्म चलेगा। अपने क्रिकेटिंग करियर में अलग पहचान बनाने वाले सुरेश रैना अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू करने वाले हैं। मेरठ की प्रियंका चौधरी के साथ सुरेश रैना 3 अप्रैल को शादी के बंधन में बन जाएंगे और इस मौके पर IBN 7 भी उनको ढेर सारी बधाइयां देता है और उम्मीद करता है कि उनके जीवन की ये नई पारी खुशियां भरी हो। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र सिंह के साथ पायल भुयन, IBN 7 गाजियाबाद। इंडिया 9 बजे में आज इतना।